अंतरिक्ष अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक अनुसंधानों को आगे बढ़ाना, विभिन्न देशों को एकजुट करना और लंबे समय तक मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करना है। अंतरिक्ष की खोज का प्रारंभिक युग 1950 संयुक्त राज्य और सोवियत संघ के बीच एक स्पेस रेस द्वारा संचालित था। आज कई राष्ट्रों की अपनी अंतरिक्ष एजेंसी है, जो कुछ नियमों और नीतियों के तहत काम करती हैं। विशेष रूप से 70 से अधिक सरकारी, अंतरिक्ष संगठन और निजी कंपनियां वर्तमान में अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित गतिविधियों में लगे हुए हैं। उनमें से कुछ उपलब्धि, क्षमताओं और वार्षिक बजट के मामले में दूसरों से बहुत आगे हैं। इन प्रमुख कारकों को ध्यान में रखते हुए हमने दुनिया में शीर्ष स्थान के संगठनों, सरकारी और निजी दोनों, की एक सूची तैयार की है। दसवें स्थान पर है राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र, फ्रांस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अध्ययन केंद्र का गठन 1961 में हुआ था। इनका वार्षिक बजट 3 बिलियन के करीब है। फ्रांसीसी स्पेस एजेंसी मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करती है: अंतरिक्ष के नागरिक अनुप्रयोग, अंतरिक्ष तक पहुंच, विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान, विकास और सुरक्षा और रक्षा। एजेंसी वर्तमान में जर्मनी और अन्य सरकारों के साथ मिलकर मैथेन द्वारा संचालित पूर्ण प्रयोज्य लॉन्च वाहन विकसित कर रही है। इसका उद्देश्य लागत में भारी कमी लाना और कम से कम समय में रॉकेट बनाना है। वे एक ऐसी तकनीक भी विकसित कर रहे हैं जिसे फ्लाइट फ्लाइंग कहा जाता है, जिसमें कई सैटेलाइट और उनके भारी कंपोनेंट्स को कसकर नियंत्रित व्यास में रखना शामिल है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के सहयोग से उन्होंने मेगाट्रोपिक्स सैटेलाइट को अंतरिक्ष में तैनात किया, जो वर्तमान में जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जल चक्र का विश्लेषण कर रहा है। 9वें स्थान पर है इटालियन स्पेस एजेंसी ESA। इटालियन स्पेस एजेंसी का गठन 1988 में हुआ था। इसका वार्षिक बजट $2 बिलियन के करीब है। 1988 में इटालियन स्पेस एजेंसी की स्थापना हुई। शुरुआती समय में इस स्पेस एजेंसी ने कई अनुभवी इटालियन वैज्ञानिकों और राष्ट्रीय संगठनों को बड़े पैमाने पर आकर्षित किया। 1996 में उन्होंने एक्स-रे में ब्रह्मांड की जांच करने के लिए अपना पहला बड़ा सैटेलाइट मिशन बेपोस्कोप शुरू किया। बाद में एजेंसी ने कई प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं जैसे कैसिनी ह्यूजेंस, मार्स एक्सप्रेस, मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर, वीनस एक्सप्रेस, जूनो और एक्सएमएम न्यूटन पर सहयोग किया। इटालियन स्पेस इंडस्ट्री मानव स्पेस फ्लाइट गतिविधियों में भी शामिल हुई है। वर्तमान में एजेंसी ESA के हेवी लिफ्ट लॉन्च वाहन एरियल 5- कार्यक्रम में एक भागीदार है, जो जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में 11,000 किलोग्राम से अधिक का पेलोड डाल सकता है। 8वें स्थान पर है जर्मन एरोस्पेस सेंटर। इसका क्रेडिट जर्मन एरोस्पेस सेंटर के प्रमुख कार्यालय को जाता है। इसका गठन 1969 को हुआ था। वार्षिक बजट $2.55 बिलियन है। जर्मन एरोस्पेस सेंटर अंतरिक्ष, परिवहन, ऊर्जा, सुरक्षा और डिजिटाइजेशन पर केंद्रित है। अपने स्वयं के मिशनों को संचालित करने के अलावा ये जर्मन सरकार की ओर से अंतरिक्ष कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन भी करता है। एजेंसी अल्ट्रा कुशल, कम कार्बन डाइऑक्साइड बिजली उत्पादन और सौर तापीय बिजली उत्पादन प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर काम कर रही है। परिवहन के क्षेत्र में वे गतिशीलता बनाए रख रहे हैं, संसाधनों की बचत कर रहे हैं, पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं और परिवहन सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। उनकी कुछ प्रमुख परियोजनाओं में वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली गैलीलियो, मार्स एक्सप्रेस और शटल रडार टोपोग्राफी मिशन शामिल हैं। आने वाले वर्षों में वे प्रणोदन प्रौद्योगिकी, उपग्रह विकास और अंतरिक्ष मिशन अवधारणाओं जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान का संचालन करेंगे। 7वें स्थान पर है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA। जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का गठन 1993 में हुआ था। इसका वार्षिक बजट $2.03 बिलियन है। जापानी सरकार के एरोस्पेस विकास का समर्थन करने के लिए एक कोर प्रदर्शन एजेंसी के रूप में डिजाइन किया गया। JAXA बुनियादी अनुसंधान और विकास से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक एकीकृत संचालन करता है। ये कई उन्नत मिशनों में शामिल है, जिसमें सैटेलाइट लॉन्च, पॉसिबल मैन्ड एक्सप्लोरेशन ऑफ द मून एंड एस्टेरॉयड एक्सप्लोरेशन,
वे अन्य एजेंसियों के लिए उपग्रह विकसित करने में सक्रिय रूप से शामिल रहे हैं। 2005 में उन्होंने मौसम अवलोकन के लिए मल्टी फंक्शनल ट्रांसपोर्ट सैटेलाइट ACAR लॉन्च किया। एक साल बाद उन्होंने प्रत्यक्ष वायु यातायात में मदद करने के लिए इस उपग्रह का दूसरा संस्करण लॉन्च किया और हाल ही में उन्होंने कम पृथ्वी की ऑर्बिट में पहला एनायन सैटेलाइट लॉन्च किया। नासा के साथ चल रहे प्रोजेक्ट ग्लोबल प्रेसिपिटेशन मेजरमेंट कोर्स सैटेलाइट, एक्वाट ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड द ट्रॉपिकल रेनफॉल मेजरिंग मिशन है। संचार तकनीकों का परीक्षण जैक्सा का मुख्य केंद्र बिंदु बना हुआ है। 2018 में उन्होंने घोषणा किया कि वे सोनी के साथ मिलकर किबोइस मॉड्यूल से एक लेजर संचार प्रणाली का अध्ययन करेंगे। छठे स्थान पर आता है स्पेसएक्स। इसका गठन 2002 में हुआ था। इसके वार्षिक बजट का खुलासा नहीं किया गया क्योंकि ये एक निजी एजेंसी है। एक दशक पहले किसी को भी विश्वास नहीं होता था कि एक निजी कंपनी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है, लेकिन स्पेसएक्स की टीम की महत्वाकांक्षा, समर्पण और कड़ी मेहनत ने लोगों के दिमाग को सचमुच बदल दिया है। कंपनी ने कई उपलब्धियां हासिल की है जो आज तक कोई प्राइवेट कंपनी नहीं कर पाई है। स्पेसएक्स का पहला निजी रूप से निर्मित लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट फाल्कन 1 2008 में ऑर्बिट पहुंचा। स्पेशल ISS के लिए अंतरिक्ष यान भेजने वाली पहली निजी कंपनी है। स्पेसएक्स ने ऑर्बिटल रॉकेट के लिए पहला प्रोपल्सिव लैंडिंग 2015 में फाल्कन 9 आयोजित किया। स्पेसएक्स ने ऑर्बिटल रॉकेट का पहला सफल पूर्ण उपयोग 2017 में फाल्कन 9 से किया। आज स्पेसएक्स को सबसे सफल निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी के रूप में जाना जाता है। उनका मुख्य उद्देश्य कीमत कम करना और अंतरिक्ष तक पहुंच की सुधार करना है। 2016 में एलोन मस्क, जो स्पेसएक्स कंपनी के CEO है, उन्होंने मार्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोग्राम का खुलासा किया। एक साल बाद उन्होंने एक अद्यतन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का अनावरण किया जिसे अब बिग फाल्कन रॉकेट कहा जाता है। ये 2020 तक के लिए निर्धारित सबसे बड़ा और पूरी तरह से फुली फंक्शनल रॉकेट बनने की योजना है। बिग फाल्कन रॉकेट का उपयोग करते हुए कंपनी 2022 में मार्स पर 2 मानवरहित कार्गो शिप्स को उतारने की योजना बना रही है। 2024 में लोगों सहित मार्स पर 4 जहाज और उड़ाएंगे। 5वें स्थान पर है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इसरो का गठन 1969 में हुआ था। इसरो का वार्षिक बजट $1.5 बिलियन है। इसरो ग्रहीय अन्वेषण और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कई बड़े ऑपरेशन किए हैं। एजेंसी बहुउद्देशीय भूस्थिर उपग्रहों INSAT और दूरस्थ संवेदी उपग्रहों IRS की एक श्रृंखला को बनाए रखती है जो क्रमशः दूर संचार और पृथ्वी अवलोकन के लिए देश की बढ़ती मांग को पूरा करती है। ये मौसम के पूर्वानुमान, नेविगेशन, भौगोलिक सूचना प्रणाली, टेलीमेडिसिन और खोज और बचाव कार्यों में सहायता के लिए एप्लीकेशन विशिष्ट उपग्रह उपकरण और उत्पाद भी विकसित करता है। चौथे स्थान पर है रूसी संघीय अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोस्मोस। इसका गठन 1992 में हुआ था। रोसकोस्मोस का वार्षिक बजट $3.27 बिलियन है। रूस में सभी प्रकार की अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए रोसकोस्मोस एक समन्वय केंद्र है। ये अंतरिक्ष यात्री परियोजनाओं और पृथ्वी की निगरानी सहित विभिन्न नागरिक गतिविधियों का संचालन करता है और रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय के साथ काम करता है। सोवियत संघ के कार्यक्रम की समाप्ति के ठीक बाद रोसकोस्मोस का गठन एक बिल्कुल अलग युग में किया गया था। अब एजेंसी अन्य देशों को लॉन्च सेवाएं प्रदान करती है और अपने स्वयं के विभिन्न अंतरिक्ष यान मिशन जैसे कि ग्लोसनेस नेविगेशन उपग्रह, दूरसंचार और सैर उपग्रह प्रदर्शन करती है। इसके अलावा ये ISS में संसाधनों का एक छोटा हिस्सा डाल रहा है। रोसकोस्मोस वर्तमान में 100 मार्स मिशन पर काम कर रहा है। मंगलवार पर जीवन के प्रमाण खोजने के लिए वे पूरी तरह से रोबोट चंद्र बेस लूना ग्लोब भी विकसित कर रहे हैं। तीसरे स्थान पर है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का गठन 1975 में हुआ था। इसका वार्षिक बजट $7 बिलियन है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी 22 सदस्य देशों के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
सभी सदस्यों की बौद्धिक और वित्तीय संपत्तियों में सामंजस्य स्थापित करके एजेंसी किसी भी एकल यूरोपीय राष्ट्र के दायरे से पूरे गतिविधियों और कार्यक्रमों का प्रबंधन कर सकती है। ESIS के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है। अपनी स्थापना के बाद से ये चंद्रमा और अन्य ग्रहों, दूरसंचार, विकासशील प्रक्षेपण, वाहनों और पृथ्वी अवलोकन के लिए मानव रहित अन्वेषण मिशन में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। एजेंसी का अपना लॉन्च सिस्टम एरियन है, जो पिछले 4 दशकों में कई पीढ़ियों के विकास से गुजरा है। ESA द्वारा विकसित उपग्रहों और उपकरणों ने हमारे सौर मंडल में विभिन्न ग्रहों का दौरा किया है, जिसमें मार्स एक्सप्रेस कैसिनी शामिल है, जो 2004 से शनि और उसके चंद्रमाओं की परिक्रमा कर रहा है। दूसरे स्थान पर है चीन के राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन CNSA। CNSA का गठन 1993 में हुआ था। इसका वार्षिक बजट $11 बिलियन है। चीन राष्ट्रीय अंतरिक्ष प्रशासन राष्ट्रीय स्तर पर सभी अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने और उन्हें लागू करने और अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित सरकारी समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए जिम्मेदार है। CNSA का अपना छोटा अंतरिक्ष स्टेशन है। इसके अलावा ये लॉन्ग मार्च नाम के खर्चीले लॉन्च सिस्टम के एक परिवार का उपयोग करके नियमित रूप से लॉन्च करता है। 2003 के बाद से उन्होंने कई मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियानों का संचालन किया है और अब तक 11 चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में यात्रा की है। 2012 में शेंझो 9 में सवार एक अंतरिक्ष यात्री दल ने अंतरिक्ष में पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान डॉकिंग किया, जो इस एक प्रोटोटाइप स्पेस स्टेशन तियांगोंग-1 से जोड़ता था। 2014 में CNSA ने सफलतापूर्वक अपने पहले रोबोट चंद्रलैंडर और रोवर का उपयोग करके चंद्रमा पर पहली नरम लैंडिंग की। पहले स्थान पर है नासा। नासा का गठन 1958 में हुआ। नासा का वार्षिक बजट $20 बिलियन है। पिछले 6 दशकों से नासा ने शांतिपूर्ण अंतरिक्ष अन्वेषण का नेतृत्व किया है, जिससे पृथ्वी, अन्य ग्रहों, सौर प्रणालियों, आकाश गंगाओं और हमारे ब्रह्मांड के बारे में खोज की जा रही है। ये एक स्वतंत्र संगठन है जो किसी भी कार्यकारी विभाग का हिस्सा नहीं है। ये सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। अमेरिका में ज्यादातर स्पेस मिशन नासा के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। अपनी स्थापना के बाद से अधिकांश अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों का नेतृत्व नासा द्वारा किया गया है, जिसमें स्काईलैब स्पेस स्टेशन, आंशिक रूप से पूर्ण प्रायोजिकम पृथ्वी कक्षीय अंतरिक्ष यान जिसका नाम स्पेस शटल है, और सबसे लोकप्रिय मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम अपोलो मून लैंडिंग मिशन शामिल हैं। तो दोस्तों, यही थे दुनिया के 10 सबसे बड़े स्पेस एजेंसीज। चलिए अब मैं आपको कुछ भारत के स्पेस एजेंसी इसरो के इतिहास और वर्तमान के बारे में बताती हूँ। 1962 में जब भारत सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का गठन हुआ, तब भारत ने अंतरिक्ष में जाने का निर्णय लिया। कर्णधार दूरदृष्टा डॉक्टर विक्रम साराभाई के साथ इनकोस्पार ने ऊपरी वायुमंडलीय अनुसंधान के लिए तिरुवनंतपुरम में थुम्बा भूमध्यरेखीय रॉकेट प्रमोशन केंद्र TARUS की स्थापना की। 1969 में गठित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने तत्कालीन इनकोस्पार का अधिक्रमण किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने राष्ट्र के विकास में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की भूमिका तथा महत्व को पहचानते हुए इसरो को विकास के लिए एजेंट के रूप में कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। तत्पश्चात इसरो ने राष्ट्र को अंतरिक्ष आधारित सेवाएं प्रदान करने हेतु मिशनों पर कार्य प्रारंभ किया और उन्हें स्वदेशी तौर पर प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की। इन वर्षों में इसरो ने आम जनता के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए अंतरिक्ष विज्ञान को लाने के अपने ध्येय को सदा बनाए रखा है। इस प्रक्रिया में यह विश्व की 6ठी बृहत्तम अंतरिक्ष एजेंसी बन गया है। इसरो के पास संचार उपग्रह इनसेट तथा सुदूर संवेदन IRS उपग्रहों का बृहत्तम समूह है, जो द्रुत तथा विश्वसनीय संचार एवं भू प्रेक्षण की बढ़ती मांग को पूरा करता है। इसरो राष्ट्र के लिए उपयोग विशिष्ट उपग्रह उत्पाद एवं उपकरणों का विकास कर प्रदान करता है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: प्रसारण, संचार, मौसम पूर्वानुमान, आपदा प्रबंधन उपकरण, भौगोलिक सूचना प्रणाली, मानचित्र कला, नौवहन, दूर चिकित्सा, समर्पित दूरस्थ शिक्षा संबंधी उपग्रह। इन उपयोगों के अनुसार संपूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने में लागत प्रभावी एवं विश्वसनीय प्रमोक प्रणालियां विकसित करना आवश्यक था, जो ध्रुवीय उपग्रह प्रमोक रॉकेट PSLV के रूप में उभरी। प्रतिष्ठित PSLV अपनी विश्वसनीयता एवं लागत प्रभावी होने के कारण विभिन्न देशों के उपग्रहों का सबसे प्रिय वाहक बन गया, जिसने पहले कभी न हुए ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया।
भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमुख रॉकेट GLSP को अधिक भारी और अधिक मान वाले भूतुल्यकाली संचार उपग्रहों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया। प्रौद्योगिक क्षमता के अतिरिक्त इसरो ने देश में विज्ञान एवं विज्ञान की शिक्षा में भी योगदान दिया है। अंतरिक्ष विभाग के तत्वावधान में सुदूर संवेदन, खगोलिकी तथा खगोल भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान तथा सामान्य कार्यों में अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र तथा स्वायत्त संस्थान कार्यरत हैं। वैज्ञानिक परियोजनाओं सहित इसरो के अपने चंद्र तथा अंतर्ग्रहीय मिशन वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़ा प्रदान करने के अलावा विज्ञान शिक्षण को बढ़ावा देते हैं, जो कि विज्ञान को समृद्ध करता है। भविष्य की तैयारी प्रौद्योगिकी में आधुनिकता बनाए रखने की कुंजी है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गुड बाय, चलिए मिलती हूँ अगली वीडियो में।